And everyone, welcome back in our YouTube channel Defense Exam Point. So today in this video we are going to discuss about the principle of flight. That is the part 12 of Airwing NCC specialized subject to cover the syllabus of for a base cadet. So अगर आपने अभी तक हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. So in this video first of all we will discuss about the terms, the basic term which we already studied in 9th and 10th class. After that we will discuss these some important terms of this chapter. So without wasting much time, let's start the video. So first one is laws of motion. Laws of motion आपको पता ही है 3 टाइप के, तो उनको भी अभी हम आगे पढ़ेंगे. So the first is mass. मास दैट मीन्स किसी भी बॉडी में कितना मैटर की जो क्वांटिटी है उसको हम मास बोलते हैं, है ना. और उसकी जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है. तो इसी से आप उसकी जो डेफिनेशन है वो लिख सकते हो. और आपको जो है इन सब की यूनिट जो है याद होनी चाहिए. एंड आई एम श्योर आपको पता होगा बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है. द सेकेंड वन इज़ डेंसिटी. डेंसिटी जिसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और इससे हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब. सो नेक्स्ट इज मोशन. मोशन कभी होता है किसी बॉडी में जब कोई बॉडी जो है उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करती है ना, कोई डिस्टेंस कवर करता है, तो हम बोलते हैं वो बॉडी मोशन में है. स्पीड का फॉर्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन, और रेट मीन्स हमारा टाइम. तो स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. हम इससे इसकी जो यूनिट है वो भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट वन इज़ वेलोसिटी. वेलोसिटी इज़ अ स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. वाई? क्योंकि ये जो वेलोसिटी होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होते हैं, बट स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है. और वेलोसिटी को हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो यहाँ पर भी जो हमारी स्पीड की जो यूनिट थी वही वेलोसिटी की यूनिट भी रहती है. नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा एक्सेलरेशन होता है. इसी फॉर्मूले से हम इसका जो है यूनिट निकाल सकते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि हमारा जो बॉडी है वो रेस्ट में रहेगा अगर उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया जाता है, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा. और या फिर हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया के नेम से भी जानते हैं, और इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. इक्विलिब्रियम को अभी आगे हम फिर से थोड़ा डिस्कस ब्रीफ में करने वाले हैं. तो नेक्स्ट वन इज़ मोमेंटम. मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी. और अगर इसकी हम इक्वेशन यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड. सो नेक्स्ट वन इज़ फोर्स. फोर्स हमारा क्या होता है, किसी भी चीज़ का पुश और पुल करना जिसकी वजह से बॉडी में चेंज आए, तो वो क्या होती है, हमारी फोर्स होती है, और यूनिट इसकी न्यूटन रहती है. नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर. प्रेशर का हमारा फॉर्मूला रहता है फोर्स अपॉन एरिया, और इससे हम इसकी जो डेफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमारा मोमेंटम को डिफाइन करता है कि जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोमेंटम को. और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन वगैरह हटाते हैं तो हमारा जो है फॉर्मूला हमारा F इक्वल्स टू एम में निकल के आता है. मोमेंटम का जो हमारा फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी का रेट से हम कर रहे हैं, तो है ना, यानी F इक्वल्स टू चेंज इन ये मोमेंटम अपॉन टाइम आएगा. तो मोमेंटम अपॉन टाइम से हम अगर मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी रखते हैं तो हमारा फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला जो है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन में निकल कर आता है. सो द नेक्स्ट वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज देयर इज इन एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. किसी भी बॉडी पर कोई एक्शन किया जा रहा है तो वो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अपनी देगा. नेक्स्ट वन इज़ वेट. वेट क्या होता है, अभी हमने मास पढ़ा था. मास यानी किसी भी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है, बट जो वेट होता है वो हमारा डिपेंड करता है हमारी ग्रेविटी पर, यानी वो कितना फोर्स जो है ग्रेविटी की तरफ हमारा लग रहा है ना. तो वेट का जो फॉर्मूला है उसको हम फोर्स ही बोलते हैं. तो फोर्स हमारा यहाँ पर m इंटू जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका 9.8 वैल्यू से हम निकाल सकते हैं. और जो वेट की यूनिट है वो फोर्स वाली यानी न्यूटन ही रहती है.
नेक्स्ट वन इज़ वर्क। वर्क हमारा कभी किया होता है जब कोई बॉडी जो है मूव करे। अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, कोई डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब वो वर्क नहीं कर रही है। लाइक अगर कोई पर्सन है वो वॉल को पुश कर रहा है और किए जा रहा है, बट वो कितना भी फोर्स लगा रहा हो, वो कितना भी थक गया हो, वो कोई वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज उसमें जो डायरेक्शन, उसमें जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है। तो वर्क का जो साइंस की लैंग्वेज है वो हमारी डेफिनेशन कुछ इसी तरह से बनती है, और जो वर्क है वो उसकी यूनिट जूल होती है। और अगर हम इसका फॉर्मूला निकालना चाहें तो वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्टेंस से हम इसका जो वर्क है यानी कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पावर। पावर हमारा जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना वर्क जो है कितने टाइम में हो रहा है, ये हमारा आता है पावर, है ना। तो पावर की जो यूनिट है वो वॉट है। और इसके बाद है एनर्जी। एनर्जी यानी एबिलिटी टू डू वर्क। पावर और एनर्जी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो पावर है वो कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसका रेशो है, और जो एनर्जी है वो कितना वर्क कर सकते हैं, है ना, कितनी एबिलिटी है, वो हमारी जो है एनर्जी होती है, जिसकी यूनिट जूल होती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी जो टोटल सम है हमारा यूनिवर्स में वो एनर्जी का कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी जो किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है वो हमारी जो उसका एल्जेब्रिक सम है वो ज़ीरो रहेगा। लाइक अगर एक टेबल है उस पर चार लोग चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, और अगर उन चारों का ही पावर जो है सेम है, फोर्स सेम है, तो वहाँ पर जो है वो टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, बिकॉज उसका जो है वो कहीं भी मूव नहीं करेगी। सो नेक्स्ट वन इज़, और हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम एयरक्राफ्ट से बात करें तो कितना जो पॉइंट है, ओके, ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो किस तरह से एयरक्राफ्ट पर एग्जर्ट कर रहा है, वो जो है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसके वेट से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो जो है काइनेटिक जो एनर्जी पोजेस करती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है। m यहाँ मास है, v हमारा वेलोसिटी है, बिकॉज जो बॉडी है वो मोशन में है, एंड उसकी जो यूनिट रहती है वो हमारी जूल रहती है। तो ये तो हमारी बेसिक टर्म्स थे जो हमने 9th-10th में भी पढ़ रखे थे। आगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट इज़ एरोफॉइल। एरोफॉइल एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपको यहाँ डिज़ाइन दिख रहा है, बॉडी डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मोर लिफ्ट देन ड्रैग। अ टिपिकली एरोफॉइल सेक्शन इज चैम्बर्ड ऑन द टॉप सरफेस एंड इज मोर और लेस स्ट्रेट एट बॉटम। तो यहाँ पर जो एरोफॉइल का हमारा दोबारा यहाँ पे एक इमेज है, तो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ जो हमारा एयरक्राफ्ट रहता है, ठीक है, लाइक इस तरह से जो हमारा एयरक्राफ्ट है, तो यहाँ जो है जो शेप होती है, ठीक, ये हमारी एरोफॉइल होती है। तो इसको एक और बार मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप से वो जो शेप है वो दिखती है। तो ये नीचे की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और यहाँ से चैम्बर्ड यानी कर्व शेप में होता है। ये क्या करता है, जो लिफ्ट है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू ड्रैग। मीन्स हमारा जो ड्रैग है यानी जो हमारा एयरक्राफ्ट को लाइक यहाँ पर हमारा ये जो एयरक्राफ्ट रहता है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि इसको बैकवर्ड की तरफ पुश करता है, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, और जो इसको ऊपर की तरफ उठाता है इसको हम लिफ्ट बोलते हैं। तो ये जो है एरोफॉइल हमारा लिफ्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू ड्रैग। सो द नेक्स्ट वन इज़ कॉर्ड लाइन। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक डायग्राम हमारा बना हुआ है कुछ इस तरह से एरोफॉइल का, और यहाँ पर इसका जो टेलिंग है और हेडिंग, हेड और टेल, ये दोनों को एक लाइन से अटैच किया गया है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड लाइन। एंड इसका जो लेंथ होता है इसको हम बोलते हैं कॉर्ड लेंथ। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ अटैक। सो व्हाट इज एंगल ऑफ अटैक इज,
लाइक यहाँ पर हमारा एरोफॉइल था, यहाँ से हमारे कुछ एयर फ्लो जा रहा है। ओके, तो यहाँ जो इसका कॉर्ड लाइन था और ये जो अनडिस्टर्ब्ड एरोफॉइल है जो इसको टच नहीं कर रहा है, उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ओके, वो यहाँ पर हमारा होता है एंगल ऑफ अटैक। नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर मैं एक और बार एयरक्राफ्ट बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने एयरक्राफ्ट बनाया, यहाँ पर हमारा एरोफॉइल प्रेजेंट होगा और यहाँ पर ये है हमारे एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो कि एयरक्राफ्ट के बेस, जो जिस तरह से हमारा कॉर्ड लाइन बनता है एरोफॉइल का, और इसी तरह से। तो यहाँ जो ये एंगल हमारा बनेगा ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मीन्स एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन एंड द लॉन्गिट्यूडनल ऑफ द एक्सिस। सो व्हाट इज टोटल रिएक्शन? सो टोटल रिएक्शन वही होता है लाइक हमारे पास यहाँ पर कोई एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और या इस ऑब्जेक्ट में जो है चारों तरफ से या कई भी तरफ से जो फोर्स लग रही है, अब जो फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगी उसका जो है रिएक्शन यहाँ पर हमको दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है कि किस सिंगल फोर्स पर या कितना हमारा जो उस एरिया पर एरोफॉइल पर जो फोर्स लग रहा है वो उसको उस पर एक्सर्ट करेगा, ओके, एग्जीक्यूट करेगा वो किस फोर्स पर, उसको हम बोलते हैं टोटल रिएक्शन। लिफ्ट एंड ड्रैग मैंने आपको बताया जो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रहता है जो कि एयर फ्लो की सेम डायरेक्शन में रहता है, हमारा ड्रैग होता है। और हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमारे ये जो एयर फ्लो है उससे 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर रहता है, उसको हम बोलते हैं लिफ्ट। सो ये था हमारे चैप्टर 7th में। And in next video we will discuss about the chapter 8, forces acting on aircraft, which is very important. There are 4 forces in which lift and drag we already studied in this video, and in next one we will discuss all these 4 forces in brief. So keep